Now, okay. Done. All right. Good morning, everyone. I'm really sorry. जो माइक था वो म्यूट था. चलिए. So I was talking about the major types of interactions in environment. So now, when we talk about any ecosystem, किसी भी इकोसिस्टम में अगर कोई भी स्पीशीज रहती हैं तो वो डेफिनेटली आपस में इंटरेक्ट करती हैं. जब उनका इंटरेक्शन होता है तो इट डिपेंड्स कि वो एक दूसरे को बेनिफिट आउट कर रही हैं या नुकसान पहुंचा रही हैं. इस तरीके से हमने बहुत सारे इंटरेक्शंस को देखा, जिसमें प्राइमरीली जो सबसे पहला इंटरेक्शन था जो हमने डिस्कस किया, दैट वाज इन रिलेशन टू द म्यूचुअलिज्म. हमने बात की थी कि सबसे पहला इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म, और इस म्यूचुअलिज्म के अंदर अगर दो स्पीशीज ने साथ में रहने की कस्में खाई हैं उनको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोइज्म. राइट. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो कोई एक स्पीशी जब दूसरी स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करती है तो इवेंचुअली दोनों एक दूसरे को बेनिफिट आउट करती हैं, और दोनों के इस बेनिफिटिंग से जो रिलेशन डेवलप होता है दैट वी कॉल एज सिम्बायोटिक रिलेशन. और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था कोरल्स. और मैंने ये बात बोली थी कि कोरल्स एंड जूजेंथेला ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिलेशन एज सिम्बायोटिक. ऑन द अदर हैंड म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जाम्पल था, एक और टाइप ऑफ इंटरेक्शन था जिसको हम प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं. प्रोटो कोऑपरेशन का मतलब है कि यस, दोनों अभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट आउट भी करते हैं, बट इवेंचुअली अगर ये दोनों जब एक दूसरे को बेनिफिट आउट कर रहे हैं वो तब तक होता है जब वो एक दूसरे के साथ हैं. इफ दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर देन ऐसा नहीं है कि किसी ना किसी एक की डेथ हो जाए. राइट. सो ये बहुत अर्ली स्टेज ऑफ म्यूचुअलिज्म है, अर्ली स्टेज ऑफ सिम्बोइज्म है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं बट अभी कंप्लीट रिलेशन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के बिना रह ना सके. उसको हम प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पॉलिनेटर का. और पॉलिनेटर के साथ आई टोल्ड यू कि जो पॉलिनेटर्स हैं वो फ्लावर से नेक्टर लेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन करने का काम करेंगे. राइट. उनको फूड भी मिल जाएगा. तो ये प्रोटो कोऑपरेशन है. बट ऐसा नहीं है कि जो ये पॉलिनेशन का प्रोस्पेक्ट है वो बिना पॉलिनेटर के नहीं हो सकता, ये हो सकता है. राइट. सो दैट वाज समथिंग द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन जिसको हमने बोला बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट फ्रॉम ईच अदर. इसीलिए इस रिलेशन को हमने प्लस प्लस का नाम दिया था. सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें जो दूसरा इंटरेक्शन देखा हमने दैट वाज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म का एस्पेक्ट था कि जब दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो एक स्पीशी तो बेनिफिट आउट होगी और दूसरी स्पीशी को ना नुकसान होगा ना ही बेनिफिट होगा. सो दिस इज द प्लस जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन. थर्ड अगर हम बात करते हैं यहां पे इट कम्स विद द अमेंसलिज्म. अमेंसलिज्म का मतलब होता है कि जब दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही हैं तो एक को तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई भी हार्म और कोई भी बेनिफिट नहीं है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मान लो कोई एक ट्री है, इस ट्री की शेड के नीचे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, और जो ये ट्री है इसको कोई नुकसान नहीं है, बट इसकी छाया के कारण जो नीचे उगने वाले ट्रीज होंगे, स्पीशीज होंगे, जो प्लांट्स होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. दिस इज अमेंसलिज्म. फोर्थ हमने बात की थी प्रिडेशन की. प्रिडेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक एनिमल और स्पीशी अपनी एनर्जी और ट्रॉफिक नीड्स के लिए दूसरी स्पीशी पे डिपेंडेंट हो तो उसको हम प्रिडेशन कहते हैं. और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम हमेशा अपने चारों ओर देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लायन एंड डियर, जिसमें एक स्पीशी को तो इवेंचुअली फायदा होता है जिसको खाना मिलेगा और दूसरी स्पीशी को नुकसान होगा बिकॉज दैट विल बी किल्ड. यहां पे यही बात ध्यान में रखनी थी कि प्रिडेशन और पैरासाइटिज्म में एक छोटा सा फर्क था. जो पैरासाइटिज्म है, पैरासाइटिज्म भी सेम प्लस और माइनस का ही रिलेशन है, बट पैरासाइटिज्म के अंदर जो होस्ट है वो किल कर दिया जाएगा, ये इवेंचुअली हमेशा ट्रू नहीं होता.
इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एंड द फाइनेस्ट एग्जाम्पल वाज द हेडलाइस। जो जुए हैं उनका एग्जाम्पल मैंने दिया था, दे डू सर्वाइव ऑन एनीवन्स हेड, बट वो उस होस्ट को किल नहीं करती हैं, बट वो खुद बेनिफिट आउट होती हैं, राइट। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। द लास्ट एस्पेक्ट वाज द कंपटीशन। और कंपटीशन में मैंने एक बात बोली थी कि अगर कोई भी दो स्पीशीज रिसोर्सेज के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों के पास इवेंचुअली रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी और दोनों ही भूखे रह जाएंगे। इसीलिए इसी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वी गेट टू नो अबाउट वन लॉ, दैट इज द गॉस लॉ। और इसी गॉस लॉ के अंदर ही हमने पढ़ा था कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी के अंदर हमने पढ़ा, और इसी के अंदर हमने एक और आइडिया देखा था, द आइडिया वाज ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग। द आइडिया वाज ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग। चलिए, सो नाउ we have seen these major aspects as far as the biotic interactions are concerned. Now आगे जब हम बढ़ेंगे तब हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना पड़ेगा। जब हम इन एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो उसकी सहायता से आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया ये शेड ऑफ अ ट्री, जैसे मैंने आपको पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था क्लाइंबर्स का। उन क्लाइंबर्स में बोला था कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सनलाइट के लिए बहुत फाइट करते हैं, और उसी फाइट के कारण एक ट्री के ऊपर दूसरा जो पौधा है, वो पेड़ है, वो उगने लगता है। जो होस्ट ट्री होता है उसको कोई बेनिफिट नहीं, कोई नुकसान नहीं, बट दूसरे वाले को बेनिफिट होता है। दैट इज समथिंग वी कॉल एज द एग्जांपल ऑफ एन कमेंसलिज्म। So that's how we need to remember the examples as far as these biotic interactions are concerned. So now let's try and begin with the example of these biotic interaction. सबसे पहला इंटरेक्शन हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म का, जिसके अंदर मैंने तुम्हें प्लस प्लस का एस्पेक्ट बताया कि दोनों क्या होते हैं, बेनिफिट आउट होते हैं। आंट्स एंड एफिड्स। आंट्स फार्म एफिड्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। जो चींटियां हैं एफिड्स को प्रोटेक्ट करती हैं प्रेडेटर से, एंड उनको नए फूड सोर्सेस तक ले जाती हैं। और जो एफिड्स हैं वो एक स्वीट सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसको हनी ड्यू कहा जाता है, जिसको आंट्स खाते हैं। तो ये क्या है, आंट्स एंड एफिड का जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस, राइट। इसके अंदर जो चींटी है वो क्या कर रही है, एफिड को लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि उसको प्रेडेटर से वो क्या कर सके, बचा सके। और जो आंट है उसको क्या मिलता है, क्योंकि एफिड जो है वो कुछ ऐसे स्वीट सब्सटेंसेस को रिलीज करता है जिसको आंट खा के अपना जीवन बसर कर सकती हैं। सो बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ये एग्जाम्पल भी हमने कल देखा था। दूसरा एग्जाम्पल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेटर्स सच एज, चाहे वो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, या बटरफ्लाईज हैं, या कुछ और इंसेक्ट्स हैं, वो फीड करते हैं, फीड ऑन द नेक्टर एंड पोलन ऑफ द फ्लावर्स। जो फ्लावर है उसके पोलेंस पे, उसके नेक्टर पे वो फीड करते हैं, उनको खाना मिल जाता है। अब पौधे को क्या मिलता है, जब ये बी उस पोलन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं तो ये पॉलिनेशन करने के काम में आता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की। इस कारण से ये पोलन ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एडिंग इन द प्लांट रिप्रोडक्शन। सिंपल एज दैट। सो ये दोनों को बेनिफिट आउट करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज म्यूचुअलिज्म, राइट। सूरज एक बार कमेंट्स दिखाना मुझे, नीचे चलने दो इसको। ठीक है। अब उदित आपको समझ में आ गया होगा कि जो एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आई विल सी द कमेंट्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू आस्क सर्टेन थिंग्स। यू कैन आस्क इन दैट टाइम एंड विल डेफिनेटली केटर दोस कमेंट्स, राइट। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप धीरे धीरे देखो, हर चीज को मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट तो नहीं करूंगा यहाँ पे, तो आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो गूगल की सहायता आप उसमें ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन
ऐसे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन जिसमें जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, वो बहुत ही क्लोज है, उसको सिंबोसिस कहते हैं। Those who are asking the difference between mutualism and symboism, I am telling them कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर है और फायदा करते हैं, बट अगर वो एसोसिएशन बहुत क्लोज हो जाए, यानी कि एक दूसरे के बिना रह ना सकें, देन इट बिकम्स सिंबायोटिक रिलेशनशिप, राइट। जैसे अगर मैं हम आप अपने रिलेशन की बात करता हूं, इफ आई एम टीचिंग हियर एंड यू आर स्टडिंग, बोथ ऑफ अस आर शेयरिंग वन रिलेशनशिप, जिसको हम म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम नहीं पढ़ोगे, somebody else will come and will teach you, right? So that's how association is there, but इतना क्लोज नहीं है कि अगर मैं नहीं पढ़ाने आया तो तुम बोलोगे हम यूपीएससी छोड़ रहे हैं। So that's how it can be perceived. Symbiosis के अंदर they are so closely associated that if one will leave then other will get harmed, right? जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कोरल और ज़ूज़ेंथिला का केस। मैंने आपको बताया था कोरल इस ज़ूज़ेंथिला को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, और ज़ूज़ेंथिला कोरल को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है। और अगर ज़ूज़ेंथिला चला गया तो जो ये फूड है, ये फूड जो प्रोविजन है कोरल के लिए, वो खत्म हो जाएगा और कोरल की डेथ होने लगेगी, राइट। अब आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? एक फंगस और रूट ऑफ द प्लांट के बीच में एक सिंबायोटिक रिलेशन है। जो फंगस है वो प्लांट को हेल्प करता है कि वो सॉइल से न्यूट्रिशन ले ले, और प्लांट प्रोवाइड करता है फंगस को कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाना है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स वो फंगस को दे देगा, और उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशन लाने हैं, दोज न्यूट्रिशन विल बी कैरिड आउट बाय दोज न्यूट्रिशन विल बी हेल्पफुल बाय दी फंगस, सो दैट ये जो एसोसिएशन है वो क्या हो जाए, सिंबायोटिक हो जाए, राइट। अब एक बात समझ में ये आती है कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन क्या होता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन को थोड़ा इत्मीनान से दिमाग से समझे तो समझ में आएगी एक चीज, कि म्यूचुअलिज्म जो है, म्यूचुअलिज्म का मतलब है डिपेंडेंसी दोनों की एक दूसरे पे, दो व्यक्तियों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अगर ये म्यूचुअलिज्म दोनों को बेनिफिट आउट कर रहा है तो इसको हम प्रोटो कोऑपरेशन कह देंगे। और अगर यही म्यूचुअलिज्म दोनों को बेनिफिट आउट इस तरीके से कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिना ना जी सके, तो इसको हम सिंबोइज्म कह देंगे, सिंबायोटिक रिलेशनशिप कह देंगे। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कमेंसल भी हो सकते हैं, यानी कि दो व्यक्तियों का ऐसा रिलेशन, जैसे अब बात ऐसी है कि मैं अगर तुम्हारे साथ डिस्कस करूं, मैं पढ़ा रहा हूं, that you are getting benefited out, but if मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, then definitely what will happen, the relationship would be one is getting benefited out, another one is getting harmed। ये भी एक रिलेशन है। और अगर मेरे को सैलरी चाहिए ही नहीं, मुझे ना कोई फर्क पड़ता है उस चीज से, तो ये रिलेशन कमेंसलिज्म भी हो सकता है। सो ये बात उस पीपीटी में आपके सामने लिखी हुई है कि ये जो म्यूचुअल रिलेशन है, ये म्यूचुअल रिलेशन किसी भी फॉर्म में जा सकता है, डिपेंड करता है कि दो जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट आउट हो रही हैं या उनको नुकसान हो रहा है, राइट। सो ऑल सिंबायोटिक रिलेशनशिप्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, म्यूचुअलिस्टिक होंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है, राइट। ऑल सिंबायोटिक रिलेशनशिप विल बी म्यूचुअलिज्म, राइट। अब एक बात बताता हूं आगे जो आपको समझ में आएगी। जैसे कई लोगों को कोरल्स और ज़ूज़ेंथिला का नहीं पता, मैंने कोरल्स के बारे में एक बात बोली थी। कोरल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म की खासियत ये होती है कि ये ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो शेप होती है, वो इस तरीके के ये ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, राइट। ये इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के अंदर फिक्स है अपनी लोकेशन के साथ। अगर मान लो आप आज मूव नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन टू यू, हाउ वुड यू केटर योर फूड नीड्स, आप अपनी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसको पूरा कैसे करेंगे, ये समझें।
न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब ये जो कोरल्स हैं, ये कोरल ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली इनके साथ समस्या होती है खाने की। बट हाँ, ऐसा होता है कि जो भी इनके यहां पे ये जो तीखा पार्ट है, इसको टेंटिकल्स बोला जाता है। एंड दीज टेंटिकल्स, इन टेंटिकल्स के सराउंडिंग में कोई छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म गया तो उसको तो वो कैच करके खाना खा सकते हैं, बट वो उनकी नीड को पूरा नहीं करता। इस सिनेरियो में क्या होगा, whenever these corals will require food, they take the help of an algae। एक एल्गी है जिसकी वो हेल्प लेते हैं, एंड द नेम ऑफ द एल्गी इज जूजेंथिला। जूजेंथिला जो है वो एक ऐसी एल्गी है जिसकी ये हेल्प लेते हैं। अगर ये एल्गी है तो डेफिनेटली ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इसके नाम के अंदर जू है, नहीं, ये एक पर्टिकुलरली आप देखोगे तो धोखा हो जाता है कि ये एक एल्गी है जो कि इस कोरल के अंदर रहेगी। कोरल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जब अपना एक्सक्रीटा देखते हैं तो उसके अंदर यहां पे एक लाइमस्टोन का एक एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है? लाइमस्टोन का एक्सोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है बेटा, ये एक्सोस्केलेटन इस जूजेंथिला को जगह देता है रहने की। अब जूजेंथिला को शेल्टर मिल गया इस पर्टिकुलर कोरल के अंदर रहने के लिए, और जो कोरल्स हैं उन कोरल्स को क्या मिल रहा है, एल्गी के फोटोसिंथेसिस करने से फूड। तो एक दूसरे की फूड एंड शेल्टर नीड को ये केटर करते हैं। कौन सी नीड को केटर करते हैं? फूड एंड शेल्टर नीड को केटर करते हैं। और मान लो किसी कारणवश अगर एल्गी इससे बाहर चला जाएगा तो कुछ समय बाद कोरल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए इस रिलेशन को हम सिंबायोटिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है एक दूसरे से। राइट, आई होप नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि ये क्या है। राइट, सो तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट इज प्रोटोकोपरेशन। प्रोटोकोपरेशन का मतलब है कि दोनों बेनिफिट आउट हो रहे हैं, बट अगर एक दूसरे को छोड़ भी दे तो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे लायंस एंड हाइनास, ऑल्दो लायंस एंड हाइनास आर यूजुअली कंसीडर्ड टू बी एनिमीज, क्योंकि उन दोनों को खाना एक ही खाना है। राइट, हाइनास ने भी डियर खाना है, लायन ने भी डियर खाना है। अब जब इन दोनों ने एक ही डियर को खाना है तो कभी कभी क्या होता है, डियर अगर ज्यादा स्मार्ट हो गया और वो ज्यादा मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पे, सो व्हाट हैपेंस, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। लायन और हाइनास दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं उस डियर को किल करने के लिए। सो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, राइट, फ्रॉम अनदर प्रेडेटर। दिस अलाउज बोथ स्पीशीज टू बेनिफिट फ्रॉम द शेयर्ड फूड सोर्स। अगर नहीं दोनों एक दूसरे की मदद करते तो निकल लेते। अब आता है बर्ड्स एंड ग्रेजिंग एनिमल्स। होता क्या है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है जैसे कैटल हो गया, बाइसन हो गया, कैटल के अगर आप पीठ पे देखेंगे, बैक पे देखेंगे तो कुछ पक्षी बैठे हुए होते हैं। वो पक्षी क्या करते हैं, जो कैटल है, कैटल के बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि कैटल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन 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 इंसेक्ट्स को बर्ड फीड करता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, बर्ड को खाना मिल रहा है और कैटल उन इंसेक्ट से बच जाते हैं। इसीलिए होता क्या है कि अब अगर ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। इसीलिए यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वुड बी टर्म्ड एज बायोटिक इंटरेक्शन ऑफ प्रोटोकॉपरेशन। राइट, अब यहां पे अगर वो इंसेक्ट नहीं भी होता, अगर ये बर्ड उस इंसेक्ट को ना भी खाते तो भी कैटल तो जिंदा ही है। राइट, ऐसा नहीं है कि बर्ड नहीं आएगा तो वो कैटल मर जाएगा। दिस इज नॉट द सिनेरियो। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, रादर द अर्ली स्टेज ऑफ सिम्बायोसिस, जिसको हम प्रोटोकॉपरेशन के नाम से जानते हैं। राइट, सो mutualism, commensalism, and amensalism are types of symbiosis. If it is written, then it is wrong. Right? So जो मैंने समझाया है
उसको आप समझने की कोशिश करें। डन। नेक्स्ट एस्पेक्ट यहां पे आता है पैरासाइटिज्म का। इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि टिक्स एंड मैमल्स, टिक्स आर ब्लड सकिंग पैरासाइट्स जो कि किसी होस्ट पे, मैमल के ब्लड पे फीड करते हैं, सच एज डियर एंड ह्यूमंस। दे बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट का ब्लड, और होस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है बाय द लॉस ऑफ ब्लड एंड पोटेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, राइट। देन बर्ड वाला कर्स बता दो। चलिए, नेक्स्ट, जब हमने पैरासाइटिज्म पढ़ लिया तो पैरासाइटिज्म का सेकंड एग्जांपल है डोडर एंड प्लांट्स। डोडर क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि अटैच होता है इटसेल्फ टू दी प्लांट्स एंड स्टील न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम देम। मतलब ये हुआ, एक प्लांट लगा हुआ है, उसके साथ एक नया प्लांट अटैच हो जाएगा डोडर, और ये क्या करेगा, इस जो ओरिजिनल प्लांट है उसके न्यूट्रिशन को खाने लगेगा, उसके रिसोर्सेस को हार्म करने लगेगा। इसीलिए एक तो बेनिफिट आउट होता है, दूसरे को नुकसान होता है, एंड दिस इज टर्म्ड एज द पैरासाइटिज्म, राइट। आई होप नाउ इट इज क्लियर विद एवरीवन। चले आगे बढ़ते, एंड देन विल सी दी अनदर एस्पेक्ट, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का एग्जांपल मैं पिछली बार देके भी गया था, जहां पे आपने देखा कि वेल के ऊपर, वेल इतना बड़ा बॉडी है, उसके ऊपर अगर कोई छोटे छोटे बार्निकल्स आ जाएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्विम करते करते चिल करेंगे अपनी लाइफ में, बट जो वेल है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सो इट इज प्लस एंड जीरो, ग्रेट। एपीफाइटस एंड ट्रीज, ये भी मैं बता देता हूं क्या होता है। देखो, मैंने पिछली बार एक बात बोली थी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये क्या होते हैं इसको समझें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ये है, जो इक्वेटर का रीजन है, इक्वेटर का जो रीजन है वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है। ये आप सब लोग ज्योग्राफी में मेरे साथ समझ चुके हैं, रेनफॉल इज हाई। इसी कारण से किसी भी सरफेस के ऊपर आपको ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे, बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे, चाहे वो आप अमेज़न के जंगलों में जाएं या इंडोनेशिया के जंगलों में जाएं। अब इन पेड़ों पे होता क्या है, हाँ मैं और तुम्हें दे दूंगा थोड़े से फोटोज वगैरह, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन जंगलों में क्या होता है कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। सनलाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। जनरली पेड़ों के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो सनलाइट और एक है पानी। पानी इनको बहुत मिल जाता है क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है। सनलाइट के लिए ये कंपीट करते हैं। कंपीट क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि जिनकी कैनोपी बहुत डेंस है, अगर इनकी कैनोपी यानी कि ऊपर की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही डेंस हैं, इससे क्या होगा, सनलाइट नीचे वाले पेड़ को मिलेगी नहीं। तो अब कंपटीशन रहता है कि कैसे हम सनलाइट को प्राप्त कर लें। इसीलिए कुछ क्लाइंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये जो ओरिजिनल पेड़ है इसके ऊपर वो क्लाइंब करने लगेंगे। क्लाइंब करते 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 ऊपर जाएंगे और किसकी किसकी मदद लेंगे, सनलाइट को हासिल करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, क्या जो ओरिजिनल ट्री था उसको कोई नुकसान हुआ? नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जो क्लाइंबर है वो कभी भी न्यूट्रिशन नहीं लेगा इस पेड़ से, वो सिर्फ और सिर्फ इस पेड़ का सहारा लेगा, right? So this is something we call as epiphytus as well as trees that grow on other plants such as trees. They benefit from the structure of the tree which provides support and access to sunlight, while the tree is not significantly affected by their presence. Tree को कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, right? So ये this is what we call as commensalism. अगला आता है amensalism. ब्लैक वॉलनट ट्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, याद रखिएगा। ब्लैक वॉलनट ट्री एंड अदर प्लांट्स, जो ब्लैक वॉलनट ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रेट आउट करते हैं जिनको जगलोन कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, बाकी की प्लांट की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।
जैसे मान लो यहां पे एक ब्लैक वॉलनट ट्री का ग्रो किया गया, राइट। इनकी रूट से कुछ ऐसे केमिकल्स निकले और इन केमिकल्स के कारण यहां पे जो ट्रीज होंगे वो ट्रीज ग्रो ना कर पाए, तो इसको तो बेनिफिट हो गया, ये नुकसानदायक है। सो दिस इज समथिंग वी कॉल एज द आइडिया ऑफ अमेंसलिज्म, राइट। अब दूसरा एस्पेक्ट होता है, इसको एलिलोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, इसको लेटर ऑन स्टेजेस में हम देखेंगे भी। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड नॉन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। देखिए, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया इन द सेम एनवायरनमेंट। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स रिलीज करते हैं जिससे दूसरे बैक्टीरियाज जो हैं उस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि दूसरे बैक्टीरिया को तो हो गया नुकसान, इस बैक्टीरिया को हुआ फायदा क्योंकि अकेला रह गया, रिसोर्सेज उसी के। इस कारण से इसको हमने अमेंसलिज्म की श्रेणी में रखा है, राइट। चलिए, अमेंसलिज्म का मतलब है एक को फायदा एक को नुकसान। चले, कंपटीशन देखो, अब कोई मेरे को कहता कि सर आपने लायंस और हाइनास को तो प्रोटो कोऑपरेशन में भी रखा था, तो मैंने आपको यही तो बात बोली कि जो लायंस और हाइनास हैं वो जनरली एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही डियर के लिए कंपीट कर रहे हैं। लायन भी इसको खाना चाहता है, हाइनास भी खाना चाहता है, बट होता यह है जिस दिन इन दोनों को डियर नहीं मिल रहा और कोई तीसरा आके फायदा उठा रहा है तो ये दोनों कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ और इसको शिकार करेंगे। अदरवाइज ये सारा उम्र क्या करते हैं, इस डियर के लिए कंपीट करते हैं, इसीलिए दोनों को नुकसान होता है। ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, जो ट्रीज हैं एक फॉरेस्ट के अंदर वो कंपीट करते हैं लाइट के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। और जब एक ट्री ग्रो हो जाता है तो वो क्या करता है, दे कैन शेड आउट एंड डिप्राइव अदर ट्रीज, वो दूसरे ट्रीज को ग्रो नहीं होने देता। उनके बीच में क्या चलता है, कंपटीशन चलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंपटीशन, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट एलिलोपैथी, यही मैं बात कर रहा था, इसको थोड़ा इत्मीनान से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। अमेंसलिज्म का मतलब नेगेटिव जीरो, काजल बिल्कुल सही बात है। यहां तक समझ में आया सबको, प्लीज एवरीवन। सेट शुरू हो गया? यस एवरीवन, गेटिंग माय पॉइंट? फटाफट रिस्पॉन्ड करें, देन विल प्रोसीड फर्दर। ओके, बहुत अच्छे। चलिए, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो ये चीज पहले मैं रिवाइज करा देता हूं, बहुत अच्छे, अगर सबको क्लियर हो गया तो देखिए, मैंने जहां तक पढ़ाया है तुम्हें, वी टॉक्ड अबाउट द बायोटिक इंटरेक्शंस। अब इन बायोटिक इंटरेक्शंस को मेरे साथ फटाफट आप रिवाइज करेंगे और मुझे चैट बॉक्स में जवाब देते जाएंगे। अगर मैं कोई बायोटिक इंटरेक्शन की बात करता हूं जो कि सिम्बायोटिक है, सिम्बायोइज्म है, सिम्बायोसिस है, तो इसका बताएं, प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, क्या होगा? प्रोटो कोऑपरेशन क्या होगा? प्रोटो कोऑपरेशन क्या होगा? देन यू विल गोइंग टू टेल मी द आइडिया ऑफ अमेंसलिज्म, देन यू विल टेल मी व्हाट इज कमेंसलिज्म, फिर आप बताएंगे प्रिडेशन और आप बताएंगे पैरासाइटिज्म, एंड देन यू विल टेल मी कंपटीशन। यही इंटरेक्शंस हैं, और इन इंटरेक्शन में जब हम सिम्बायोसिस की बात करते हैं बहुत अच्छे, पॉजिटिव पॉजिटिव, प्रोटो कोऑपरेशन पॉजिटिव पॉजिटिव, अमेंसलिज्म नेगेटिव जीरो, कमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो, पैरासाइटिज्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रिडेशन पॉजिटिव नेगेटिव, कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव। डन? चलिए, तो अब अगले एस्पेक्ट पे आते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ एलिलोपैथी। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, एलिलोपैथी, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सर्टेन केमिकल्स को रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या रिलीज करते हैं,
केमिकल्स रिलीज करते हैं और इन केमिकल्स के कारण जो दूसरे सराउंडिंग प्लांट्स हैं उनको क्या होता है, या तो बेनिफिट हो सकता है, सराउंडिंग प्लांट्स को या तो क्या हो सकता है बेनिफिट, या उनको हो सकता है नुकसान। लार्जली ये क्या करते हैं, नुकसान ही करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था ब्लैक वॉलनट ट्रीज का। ब्लैक वॉलनट ट्रीज जो है ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि एलिलोपैथी को एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाएंगे एंड इफ दीज केमिकल्स विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग प्लांट, तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये एक केमिकल रिलीज करके, एलिलोपैथी एक केमिकल रिलीज करके अमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल बनता है, राइट। अगर वो उसको नुकसान करेगा तो डेफिनेटली वन इज गेटिंग हार्म्ड एंड अनदर वन इज हैविंग नो बेनिफिट। तो ये एलिलोपैथी एक तरीके का अमेंसलिज्म ही है, बट इसको नया नाम हम इसीलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, राइट। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ये एक ऐसा केमिकल इंटरेक्शन है। ये कौन सा इंटरेक्शन है, केमिकल इंटरेक्शन है, जहां पे प्लांट्स इन विच वन प्लांट रिलीजेस केमिकल्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसे केमिकल्स और मेटाबोलाइट्स को रिलीज करेगा जो कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, उसके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। The chemicals produced by one plant species can be either harmful or beneficial to the other species. These chemicals can be released through, अब ये chemicals कैसे रिलीज किए जाते हैं उसको हम इस फोटोग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सवाना ग्रासेस में केमिकल्स नहीं रिलीज होते हैं, वो आपस में रब करती हैं, रब करने के बाद दे कैच फायर एंड उसकी सहायता से उनको तो बेनिफिट होता है, बट नुकसान किसको होता है, नुकसान होता है ट्रीज को, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीज केमिकल्स कैन बी रिलीज थ्रू, कैसे, मान लो ये एक प्लांट था, इस प्लांट ने कोई एक पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज किया, राइट। वो केमिकल इस सॉइल के अंदर है, बारिश हुई, बारिश होने के बाद वो केमिकल लीच कर गया। जैसे ही वो केमिकल लीच करा, लीच का मतलब वो सॉइल के अंदर नीचे की लेयर्स में चला गया, और जो सराउंडिंग प्लांट है उन सराउंडिंग प्लांट के द्वारा उस केमिकल को एब्सॉर्ब कर लिया गया सॉइल के थ्रू। तो क्या ये सराउंडिंग प्लांट इवेंचुअली डिस्टर्ब होगा, इसकी ग्रोथ को फर्क पड़ेगा? जी हां, उसकी ग्रोथ को फर्क पड़ेगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हो चैट में, मतलब anyways, चलिए, so what happens here is when this chemical is getting leached to the soil and soil से इसको एब्जॉर्ब कर लिया किसी दूसरे प्लांट ने, तो इस तरीके से एलिलोपैथी का काम हो जाएगा। सेकंड है वोलेटिलाइजेशन, थर्ड है डीकंपोजिशन। अब ये समझते हैं वोलेटिलाइजेशन क्या है। देखिए होता क्या है कि कई केमिकल्स ऐसे हैं जो कि रिलीज करने के बाद हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। अब जब उनका वोलेटिलाइजेशन यानी कि वो वोलेटाइल हो गए, इवेपोरेट हो गए और उस एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, अब इस एटमॉस्फेयर से अगर इस प्लांट ने उस केमिकल को एब्सॉर्ब कर लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे इसकी ग्रोथ को इंपैक्ट पड़ेगा? बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल। थर्ड होता है डीकंपोजिशन। मान लो अगर कोई भी एक प्लांट था जो कि वो एक पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज करता है, उस प्लांट के अंदर वो केमिकल्स था, उसकी रूट्स के अंदर, उसकी शूट्स के अंदर केमिकल था। अब वो प्लांट डेड हो गया, डेड होने के बाद जब उसका डीकंपोजिशन हुआ, तो डीकंपोजिशन के कारण वो केमिकल रिलीज हो गया सॉइल के अंदर। जब वो सॉइल के अंदर रिलीज हो गया, then it will be absorbed by the surrounding plant and its growth will be impacted, right? So these are, I will tell you the examples of allelopathy. The finest example I have already told you about the black walnut. ब्लैक वॉलनट ऐसे के ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि उसके सराउंडिंग में कोई भी पौधा ग्रो करने लगेगा तो उसको ग्रो नहीं होने देंगे। दिस इज फॉर श्योर, राइट एवरीवन?
डन। अब हम चलिए, देन एलिलोपैथी के दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। ये डिपेंड करता है उस केमिकल के स्ट्रक्चर के ऊपर। सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स को दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स which can help them to compete for resources such as water, nutrients and light। ये तो क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ प्लांट ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि पॉजिटिव इफेक्ट पहुंचाते हैं क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। somebody was talking about example, let's talk about it। ब्लैक वॉलनट ट्रीज, मैंने बोला कि वो जगलोन करके एक केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि टॉक्सिक है और इनहिबिट करता है दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को। सिमिलरली यूकेलिप्टस ट्रीज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स जो कि दूसरे प्लांट स्पीशीज की ग्रोथ को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। एंड इसी कारण से यूकेलिप्टस का ट्री उस एरिया में क्या करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है। अब अगर हम ये बोल रहे हैं यूकेलिप्टस उस एरिया में डोमिनेट करता है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि उसके द्वारा सिक्रेट किए गए केमिकल्स। जब वो केमिकल्स जब वो केमिकल्स बाजू के जो प्लांट्स हैं उनको नहीं ग्रो होने देंगे तो इवेंचुअली देयर विल बी अ रिलेशन वी कॉल एज अमेंसलिज्म अंडर एलिलोपैथी। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, सनफ्लावर्स। जो सनफ्लावर्स हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको एलिलो केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। ये भी दूसरे प्लांट की ग्रोथ को उस एरिया में क्या करते हैं, ग्रो को इनहिबिट करते हैं। यूकेलिप्टस भी इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो हमने एग्जाम्पल कौन कौन से देखे, पहला एग्जाम्पल था ब्लैक वॉलनट, ये आप याद रखेंगे। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज सनफ्लावर, सनफ्लावर। थर्ड एग्जाम्पल इज यूकेलिप्टस, थर्ड एग्जाम्पल इज यूकेलिप्टस, राइट। ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखने वाले हैं। चलिए, so we have done with the allelopathy। now एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसको हम बायोटिक इंटरेक्शन में न्यूट्रलिज्म के नाम से जानते हैं। बट न्यूट्रलिज्म का मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप किसी इकोसिस्टम में रह रहे हो तो आप किसी इकोसिस्टम में रहते रहते उस इकोसिस्टम से इंटरेक्ट ही ना करें, न्यूट्रल रहे। ऐसा बहुत रेयर है, इसीलिए न्यूट्रलिज्म को हम जानते नहीं हैं और पढ़ते भी नहीं हैं, राइट। इसी कारण से कुछ ऐसा रिलेशन जहां पे एक एरिया में सेम रिसोर्सेज के लिए दो लोग रह रहे हैं और दोनों इफेक्ट ही नहीं पहुंचा रहे, तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और इसी कारण से ऐसे इंटरेक्शंस को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। और ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, 0-0, दोनों को कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। पॉजिटिव बहुत कम है एलिलोपैथी के, एंड इफ देयर विल बी एनी आई विल लेट यू नो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, राइट। क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं। व्हेन दी जब भी कॉन्टेक्स्ट आएगा देन आई विल टेल यू अबाउट दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं, देन विल प्रोसीड। जैसे कि अब आता है थर्ड फंक्शन। अब देखिए हमने बात कहां कहां से करी है, जब मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा था, ये चीज भूलनी नहीं है। इस इकोसिस्टम के कुछ फंक्शनल रोल थे, इस इकोसिस्टम के कुछ फंक्शनल रोल थे। उस फंक्शनल रोल को फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो सारे, कि क्या क्या इकोसिस्टम के फंक्शनल रोल होते हैं। in my point of view the very first functional role was the productivity। प्रोडक्टिविटी एक फंक्शन था। सेकेंड फंक्शन अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी वाज वन फंक्शन। सेकेंड फंक्शन वाज एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। थर्ड फंक्शन जो था वो था डिकम्पोजिशन। एंड फोर्थ फंक्शन इज व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फोर्थ फंक्शन इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, राइट। अब पहला जो फंक्शन एनर्जी फ्लो है, इस एनर्जी फ्लो के अंदर हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे, जिसके अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट फूड चेन, फूड वेब एंड पिरामिड, राइट।
एंड पिरामिड, ये सारे एनर्जी फ्लो के ही एस्पेक्ट्स थे। देन डीकंपोजिशन के अंदर हमने देख लिया कि डेट्राइटी वॉर्स क्या होते हैं, राइट, डेट्राइटी वॉर्स क्या है। उसके साथ साथ हमने डीकंपोजर्स की भी बात कर ली, माइक्रो कंज्यूमर्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अब रह गया प्रोडक्टिविटी एज वेल एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इन दोनों चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, विल बी डन विद आवर इकोसिस्टम का बेसिक्स खत्म हो जाएगा हमारा। प्रोडक्टिविटी भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत बार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को हमने पहले भी समझा है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि मेजर जो सोर्स है इस पूरी धरती पे एनर्जी का, दैट इज सन। सन से जो सोलर एनर्जी आती है, उस सोलर एनर्जी का कुछ भाग यूज कर लिया जाता है। देखो सोलर एनर्जी के अंदर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो होता क्या है, स्पेक्ट्रम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स होते हैं। कुछ होता है विजिबल, कुछ होता है यूवी रेज, कुछ है माइक्रोवेव, कुछ है रेडियो एक्टिव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो जो लीव्स हैं वो बर्न हो जाएंगी, लीव्स जो हैं वो बर्न हो जाएंगी। और अगर एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है, तो लीव्स फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगी, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी। इसीलिए एक सर्टेन बैंड है जिसके अंदर, एक सर्टेन बैंड है जिसके अंदर ये जो प्लांट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इस रेडिएशन को, वो रेडिएशन जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोला जाता है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो अब आप मुझे चैट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि क्या पूरी सोलर एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस फोटोसिंथेसिस, और सम ऑफ इट विल बी यूटिलाइज्ड, very few of amount of this energy is utilized for the photosynthesis। और जो एनर्जी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती हैं वही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की बिल्कुल सही बात है, राइट, बहुत बढ़िया। अब इसका भी बहुत कम हिस्सा, बहुत कम हिस्सा इसका भी प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन। और हमने देखा था प्रोडक्टिविटी की जब बात आएगी तो प्रोड्यूसर्स तो कौन है, प्रोड्यूसर्स तो भाई है प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स तो है प्लांट्स। और इन प्लांट्स के द्वारा जो भी सोलर एनर्जी होगी, इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। और इसके अंदर मैंने एक बात बताई थी आपको कि मान लो कोई भी एक प्लांट है, और अगर वो प्लांट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फोटोसिंथेसिस करके शुगर का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को हमारे लिए रिलीज करता है, तो ये जो एनर्जी है, अगर ये टोटल 100% एनर्जी थी, तो इसमें से सिर्फ प्लांट जो स्टोर करता है वो कितनी स्टोर करता है, 10% एनर्जी ही स्टोर करता है, राइट। 10% एनर्जी ही प्लांट के पास स्टोर होती है, वो ही स्टोर्ड एनर्जी को हम बायोमास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, ओनली 1% ही सनलाइट का यूज किया जाता है, बहुत अच्छे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो थोड़ा इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। जो भी एनर्जी इस प्लांट ने प्रोड्यूस की, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, उस प्रोडक्टिविटी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करेंगे उसी को तो हम उनकी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरीके की होती है, वन वी कॉल एज ग्रॉस एंड अनदर वन वी कॉल एज नेट। और हमें पता है ग्रॉस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है। कीर्ति एकदम सही हो आप। जब ग्रॉस की बात करूंगा तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो कि प्लांट्स ने क्या किया, टोटल अमाउंट जनरेट किया, राइट। बट
इसके अंदर से आपको पता है नेट क्या होगा, जीपीपी में से 90% तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्लांट भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट इवेपो ट्रांसपिरेशन करते हैं। उस केस में 90% एनर्जी तो यूटिलाइज कर लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है दैट वुड बी टर्म्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट विल बी टर्म्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो जो टोटल बायोमास है उसमें से जो आगे के लेवल पे हमें मौजूद है वो ही एनपीपी बोलते हैं। एनपीपी कभी भी जीपीपी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये सारे प्रोसेस किए जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस होगी ही होगी, राइट। देन सेकेंड एस्पेक्ट यहां पे अगर हम देखें, जो ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, इस प्रोडक्टिविटी में से मैंने 90% रिमूव कर दिया, तो मेरे पास आ गई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझे, सबसे पहले लेवल पे है ग्रास, ग्रास को खाने वाला है डियर, और डियर को खाने वाला है लायन, राइट। ग्रास ने 100% ग्रोस एनपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किया, उसमें से 90% लॉस हो गया, दैट इज एनपीपी। तो जो ये 10% एनपीपी है, ये इवेंचुअली सारी की सारी वो एनर्जी है जो कि किसको अवेलेबल है, डियर को अवेलेबल है। अब डियर जो है वो प्रोड्यूसर तो नहीं है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, वो सेकेंडरी लेवल पे आता है। इसीलिए डियर के लिए अवेलेबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगी ये बात। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है जो प्राइमरी कंज्यूमर की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि डियर के पास टोटल कितना अवेलेबल था, भले ही वो मान लो, ध्यान से समझना, जीपीपी का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतनी देर बोलने के बाद भी सवाल पूछता है, राइट। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात क्या होगी, मान लो इसने 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की, विच इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 90% इसका चला गया, तो रह कितना गया, 10%। 10% का मतलब 1000 जूल है ग्रास की प्रोडक्टिविटी। ये जो 1000 जूल है ये टोटल किसके लिए अवेलेबल है, डियर के लिए। तो दिस 1000 जूल विल बी टर्म्ड एज द ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब जो, हाँ, एनपीपी इज बायोमास, बिल्कुल सही बात है, एनपीपी इज बायोमास, बहुत बढ़िया। एनपीपी इज स्टोर्ड एनर्जी, फेयर एनफ। अब जब ये 1000 जूल बचा जो कि एनपीपी है, वो हिरन के लिए तो टोटल एनर्जी है, बट डियर पूरी उम्र उस घास को खाएगा, रेस्पिरेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, भागेगा, इधर उधर जाएगा, एनर्जी लॉस करेगा। उसमें से भी ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से भी 90% लॉस होगा, तो क्या आएगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या मिलेगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई होप नाउ यू हैव गॉट दिस आइडिया एवरीवन। Yes, for dear NPP is equal to GSP, fair enough. And NSP is equal to gross tertiary productivity. प्रोडक्टिविटी फ्लो इज बायोमास फ्लो, यस। जो प्रोडक्टिविटी है वही तो, टोटल प्रोडक्टिविटी नहीं, नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो बायोमास का फ्लो ही है, फेयर एनफ। चलिए अब पढ़ते हैं, अब बहुत आसान हो जाएगा समझना। देखिए, बायोमास जनरेशन और स्टोर्ड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को ही हम इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कि कितना बायोमास का जनरेशन हो रहा है, आप यही तो सारे बोल रहे थे, क्योंकि मैं जब 10% बार बार बोल रहा हूं, वो क्या है, बायोमास जनरेशन ही है, और वो क्या है, स्टोर्ड एनर्जी ही है, किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम बोले तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय ऑटोट्रॉफ्स, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ्स ये काम कर सकते हैं। फॉर लायन एनएसपी इज अवेलेबल, वो उसकी ग्रॉस टर्शरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। यहां पे देखें, अब देखते हैं कि इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है, ये तो मुझे समझ में आ गया, ग्रॉस टर्शरी और ये सब क्या है। अब हमारे पास जो सवाल आता है वो ये है कि जो ये प्रोडक्टिविटी है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कहां पे सबसे ज्यादा होगी।
अब तुम मुझे जवाब दोगे इकोसिस्टम के अंदर जब मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं इकोटोन्स में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, यस और नो? सो अब आप देखें, इट मींस नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल इज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Right? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कोई भी एक जो प्लांट है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब भी हम यूज करेंगे ना, ये वर्ड प्राइमरी आ जाएगा, इसका मतलब है कौन इन्वॉल्व है, ऑटोट्रॉफ्स। कौन इन्वॉल्व है, ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अब ये ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब मुझे पता है इकोटोन के अंदर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, इसका मतलब यह है इकोटोन के अंदर जो प्रोडक्शन किया गया है, इकोटोन के अंदर जो प्रोडक्शन किया गया है दैट इज कंपैरेटिवली मोर। इसी वजह से मुझे पता लगा इकोस्टोन के अंदर प्रोडक्टिविटी इज हाई। अब मुझे जवाब दें, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी क्या मैं कह सकता हूं, रेन फॉरेस्ट की होगी। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी विल बी ऑफ रेन फॉरेस्ट। यस, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से समझते हैं अब प्रोडक्टिविटी कहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। ये इसका एनपीपी जीपीपी फॉर जीएसपी, नॉट जीपीपी। अरे ग्रोथ सेकेंडरी है, जीपीपी का ही लिख रहा है, बावड़ा हो गया है। चलो अब यहां पे इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं उन लैटिट्यूड्स पे इवेंचुअली सनलाइट का अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए वहां पे प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट। लोअर एल्टीट्यूड पे भी हमें जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा मिलेगी क्योंकि सनलाइट ज्यादा होता है। और हमें पता है प्रोडक्शन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा सनलाइट ही होगा, क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता और फोटोसिंथेसिस के बिना प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी नहीं। और इसी कारण से कॉन्टिनेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है ओशियन से, क्योंकि ओशियन में एक लिमिट के बाद सारा का सारा सनलाइट पेनिट्रेट होना बंद हो जाता है, सारा का सारा पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट बंद हो जाएगा, ये आप समझे। और एनपीपी इज मेजर्ड यूजिंग ड्राई वेट, यानी कि बायोमास। हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्राई वेट से ही जानी जाती है, राइट। अब देखो अगला एस्पेक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। हायर प्रोडक्टिविटी रीजन्स कौन से होंगे, जैसा कि आप सब लोगों ने अग्री किया, इकोटोन्स होंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स होंगे, एस्चुरीज, क्योंकि एस्चुरीज भी क्या है, इकोटोन्स है, वेटलैंड्स भी क्या है, इकोटोन्स है, मैंग्रोव्स भी क्या है, इकोटोन्स है, कोरल रीफ्स भी क्या है, इकोटोन्स है। तो इस तरीके से दिमाग लगाया जाता है और पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि which of the following has the highest primary productivity, which of arrange these following regions in their decreasing order of productivity. So डेफिनेटली वी हैव गॉट टू नो अबाउट ड्राई वेट का मतलब है बेटा जो भी बायोमास स्टोर हुआ है उसमें से पानी निकाल दो, राइट। रेन फॉरेस्ट आर नॉट इकोटोन्स, रेन फॉरेस्ट आर नॉट इकोटोन्स। यस, कॉन्टिनेंट्स में डेट्रिटस फूड चेन डोमिनेट करती है और ओशियंस में क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मीडियम प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड में भी आप खुद सोचो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी टेम्परेट ग्रासलैंड से ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, सवाना की स्टेपे से ज्यादा है। फ्रेश वाटर लेक्स, फार्मलैंड्स, ओशियन बॉटम्स, ये मीडियम प्रोडक्टिविटी वाले रीजन्स हैं। देन अगर हम बात करें अगले एस्पेक्ट की, यू विल सी जहां पे लो प्रोडक्टिविटी दिखेगी, डेजर्ट में नहीं होगी, ऐसे रीजन जो परमानेंटली जमे हुए हैं, माउंटेन्स के पीक जहां पे ग्लेशियर्स हैं, आर्कटिक में अंटार्कटिक से ज्यादा होगी क्योंकि आर्कटिक में फिर भी पानी है, अंटार्कटिक तो बिल्कुल ही जमा हुआ है, राइट। आर्कटिक इज डेफिनेटली हैविंग हायर प्रोडक्टिविटी देन अटलांटिक, अंटार्कटिक नॉट अटलांटिक, ये अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक रीजन के अंदर ये जो आइस शीट्स हैं वो कंप्लीटली कवर्ड हैं,
आर्कटिक के अंदर फिर भी अभी मेल्टिंग हो रही है, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ने का ज्यादा रीजन होता है। राइट एवरीवन, गॉट दिस पॉइंट? फटाफट जवाब दे सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर, क्योंकि अंटार्कटिक तो पूरा लैंड मास है ना, फ्लोटिंग लैंड मास है। जवाब देगा इस फटाफट। राइट, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट 22% ऑफ टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ओपन ओशियंस अबाउट 24%. ओपन ओशियन हैज अ फार लेस रेट ऑफ एनपीपी बट कवर्स अ फार लार्जर एरिया। ओशियंस का अमाउंट ज्यादा है ना, इसीलिए आपको ज्यादा दिखेगा। राइट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विल कंट्रीब्यूट 66%, मरीन इकोसिस्टम विल कंट्रीब्यूट 34%। ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, अदरवाइज नॉट ऑफ दैट इंपॉर्टेंस। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट, फिर बोरियल, फिर सवाना। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी दैट यू कैन रीड एट योर प्लेस। राइट, चलिए अगला एस्पेक्ट पढ़ते हैं। यहां पे आपको ये पता लग जाएगा प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो दिस इज इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी, कैसे वो डिक्रीज होता है, कैसे वो इंक्रीज होता है। अब कोई भी इकोसिस्टम कोलैप्स कैसे करता है, जैसे हमने फूड वेब को कोलैप्स देखा था। अब हम परमाफ्रोस्ट क्या होता है, परमानेंटली फ्रोस्ट। परमानेंटली फ्रोस्ट क्या होगा, जो परमानेंटली जमा हुआ है उसी को तो परमाफ्रोस्ट बोलेंगे। राइट, अब हम जब बात करते हैं सबसे पहले इस पूरे एस्पेक्ट की कि कोई भी ऐसा फिनोमिना हो जाए जिससे इकोसिस्टम बहुत जल्दी अपनी स्ट्रक्चर को और अपने फंक्शन को चेंज करने लगता है। अगर आप अभी आजकल न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि चिले के अंदर बहुत तेज फायर चल रही है, फॉरेस्ट फायर, और ऐसा देखा गया कि वहां पे 12,000 लोगों की डेथ हो गई उस फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट से। एंड ऐसा इंसिडेंस चिले में पहली बार नहीं हुआ, बहुत सालों से होता आया है। और उसका कारण यह है कि 2010 से 2011 के बाद चिले के अंदर कॉन्टिन्यूसली चिले के अंदर ड्रॉट्स जैसे सीक्वेंसेस दिखाई देते हैं। राइट नाउ, अब जब कॉन्टिन्यूसली ये ड्रॉट सीजन्स दिखाई देंगे तो डेफिनेटली फॉरेस्ट के अंदर फायर लगना लाजमी है। और जब ये फॉरेस्ट फायर होगी तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का वो चेंज हो जाएगा, और उस रीजन के अंदर जो भी डोमिनेंट स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने की ओर अग्रसर होंगी, कॉम्प्रोमाइज स्पीशीज होने लग जाती हैं। और इससे हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो सिंप्लीफाई होने लगता है। अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा देखने को लगेगा कि यार सिंप्लीफाई होना किसी भी इकोसिस्टम का ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, बट नहीं। जैसा हमने फूड वेब में बात की थी कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर किसी वेब की ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर सिंपल है कोई भी इकोसिस्टम तो इवेंचुअली उस इकोसिस्टम के अंदर ऑप्शंस कम हो जाते हैं एक स्पीशी के लिए सरवाइव करने के लिए। अब इस वजह से बहुत कम हैबिटेट्स बच जाएंगे, बहुत कम स्पीशीज सरवाइव करेंगी, और कोई एक स्पीशी उनमें से एक्सटिंक्ट हो गई तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इससे क्या होता है, इट कैन लीड टू द कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। देखो, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि मान लो आज जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, इस क्लासरूम के अंदर 100 बच्चों के बैठने की जगह है, तो दैट इज नथिंग बट द कैरिंग कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी तक ये क्लासरूम बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, इस क्लासरूम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो बेसिकली कोई इकोसिस्टम कितने ऑर्गेनिजम्स को, कितनी स्पीशीज को कैरी कर सकता है, राइट, विदाउट हार्मिंग द रिसोर्सेज इनएविटेबली, और इन सब चीजों को हम कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अगर मान लो इसी क्लासरूम में 100 की जगह 200 लोग आ जाए, या ये क्लासरूम ही छोटा कर दिया जाए बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम रहे, तो इवेंचुअली इस रूम की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी,
और कैरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण इस रूम के अंदर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। यही सबसे बड़ा बात होता है कि अगर कोई जंगल कट गया और उस जंगल के कटने के कारण बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे हैबिटेट्स डिस्ट्रक्ट हो गए, तो उससे क्या होगा, जो एक्सटिंक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल रिस्क होगा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, राइट। सो दिस इज समथिंग वी कॉल एज द इकोसिस्टम कोलैप्स। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये फायर हुए 2019-20 में। अभी मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, चिले के अंदर डाउन टू अर्थ का एक वीडियो है, अगर आज मैंने शायद शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा, राइट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये फायर बहुत कॉमन है। अब आता है अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी। इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि ये वर्ड क्लियरली इंडिकेट करता है, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज की ओर अग्रसर होना। मतलब क्या है, कोई भी एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करता रहता है। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में वो अपनी सिचुएशन को चेंज करता रहता है। थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मुझे बताओ, यहां तक समझ में आया मेरे बावड़े बच्चों? हाँ, ऑस्ट्रेलिया कल भी ट्रॉफी ले गया, तुम्हारे जिंदगी में यही रह जाएगा बस। थोड़ा लैग चल रहा है, फटाफट मेरे पास थोड़ा लेट आएंगे रिस्पॉन्स। चलो, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आए हैं कि चैट ना देखा करो बीच में, क्योंकि बहुत लोग फालतू की बात करते हैं। मेरे पास कम से कम 12 या 13 मैसेज आए हैं इस बात के लिए। तो इसलिए अब मैंने क्या कर दिया, सिर्फ जब मेरे को देखना होगा तब मैं देखूंगा। चलती है चैट, चलती रहे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, जो डाउट होगा वो एक वक्त दिया जाएगा, तब पूछ लेना, उसमें कोई फाइट नहीं है। ठीक है, चलो। इतना तेज बुखार हो रखा है, फिर भी आई एम हेयर टू टेक योर क्लास। जितनी हिम्मत होगी उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात बोल रहा था इकोलॉजिकल सक्सेशन की। और सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी चीज, देखो हम हमेशा ये बात करते हैं कि नेचर में हर चीज का रिप्लेसमेंट होता है। अब उस रिप्लेसमेंट के अंदर आप ये समझोगे कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को कभी ना कभी तो रिप्लेस कर देगी, और ऐसा करने के लिए पीछे वाली स्पीशी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगी जिससे उसका एक्सटिंक्शन होगा और आगे आने वाली स्पीशी के लिए फेवरेबल कंडीशंस डेवलप होंगी। मान लो एक छोटे से एग्जांपल से बात करें, मैं अपने घर के बाजू में एक खाली प्लॉट को देखता हूं। वो आज से 4 साल पहले वो खाली था, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं था, मिट्टी पड़ी थी। फिर धीरे धीरे मैं देखने लगा कि वहां पे अपने आप किसी ने कुछ ग्रो नहीं किया, वहां पे छोटे छोटे झाड़ियां और कंटीली झाड़ियां ग्रो करने लगी। जब कंटीली झाड़ियां वहां पे ग्रो करने लगी तो मुझे लगा कि ये कैसे आ गई। फिर थोड़े समय बाद, 1 साल बाद देखा, भाई वो झाड़ियां तो बहुत बड़ी हो गई हैं। फिर अब देखा कि वहां पे पेड़ भी आने लग गए हैं। तो फिर मैंने एहसास किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इस प्लॉट में आके कुछ ग्रो नहीं करता, बट फिर भी इस प्लॉट के अंदर ये सारे के सारे इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेट्स ट्राई एंड डिस्कस। हुआ ये और होता ये है, इसको ऐसे समझें कि मान लो कोई एक पत्थर पड़ा था। इस पत्थर के ऊपर, इस बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले काई जमने लगी, जिसको हम लाइकेंस, मोसिस और लाइकेंस के नाम से जानते हैं। अब जब ये मोसिस लाइकेंस इस पे आने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ समय बाद कुछ केमिकल्स सिक्रेट करेंगे, जिस केमिकल के सिक्रेशन के कारण ये पत्थर टूटने लगेगा। जब ये पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएगा, और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉइल का। पहला स्टेप था रॉक। रॉक के ऊपर कुछ ऐसे प्राइमरी पायोनियर लोग आए
जिन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ये जो स्पीशीज होंगी इनको पायनियर स्पीशीज कहेंगे। पायनियर का मतलब ये है ये अब अपना कमाल दिखाना शुरू करेंगी। इन स्पीशीज के कारण धीरे 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 यहां पे सॉइल बनने लगी। इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर था, बारिश आ रही है, फर्टिलिटी आई क्योंकि रॉक से मिनरल्स मिले। इस सॉइल के अंदर धीरे 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 छोटी छोटी ग्रासेस ग्रो करने लगी। अब ग्रासेस जब ग्रो करने लगी तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, अब जब ये ग्रासेस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तब ये किसका रूप धारण कर लेंगी? थोड़े समय में यहां पे कौन डेवलप होने लग जाएगा? ट्री डेवलप होने लग जाएगा। क्यों ट्री आएगा? क्योंकि मान लो कोई बर्ड गया, उस बर्ड ने कहीं से किसी ट्री से लाके यहां पे सीड्स को स्प्रेड कर दिया, सीड्स को छोड़ दिया, देन इट विल बी लाइक ट्री ग्रो होने लगा। और हमें पता है ट्री की जो रूट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा गहरी होती हैं, इसीलिए वो सारा का सारा पानी खुद एब्जॉर्ब करने लगेंगी और इन ग्रासेस को रिमूव कर देंगी। तो धीरे 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 करके क्या मैं ये कह रहा हूं, एक पर्टिकुलर स्पीशी दूसरी स्पीशी को क्या कर रही है? रिप्लेस कर रही है। यही तो सक्सेशन है। यही जो सक्सेशन है इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। प्राइम पायोनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले आके उस रीजन में डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और इस प्रोसेस को शुरुआत करवाएगा। जैसे कि अब यहां पे हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला था नेचर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रिप्लेसेबल ना हो, एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल। और एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं इस चीज के अंदर, यहां पे जब मैं इस रॉक को देखता हूं, इस रॉक के अंदर जो मॉसेस और लाइकेंस थे, इन्होंने ही ऐसी कंडीशंस डेवलप की, खुद ने ही ऐसी कंडीशन डेवलप की कि ये खुद रिप्लेस हो जाए किसके द्वारा? ग्रासेस के द्वारा। जब मैं ये बात बोलता हूं तो मुझसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्पीशी ऐसी कंडीशंस डेवलप कर रही है जिसकी वजह से वो खुद ही रिप्लेस हो जाए। मैं तो कहता हूं लाइकेंस केमिकल जो है वो सिक्रेट आउट कर रहे थे, जिसकी वजह से रॉक्स को छोड़ के क्या बन गई? रॉक्स को छोड़ के सॉइल बन गई। अब सॉइल जब बनी तो उसके अंदर ग्रो करने लग गई ग्रासेस। तो लाइकेंस ने ही तो ऐसी कंडीशन डेवलप की कि ग्रासेस बन जाए। ऐसे धीरे 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 करते करते एक स्पीशी ऐसी कंडीशंस डेवलप करती है कि दूसरी स्पीशी उसको रिप्लेस कर दे। अब ऐसा ह्यूमंस के साथ भी पॉसिबल है, इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन इन द मार्केट। व्हेन लेट्स से इफ समबडी इज टीचिंग यू एंड वो व्यक्ति इतना लेवल पे अच्छा नहीं पढ़ा रहा बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, सो समबडी एल्स विल कम एंड विल रिप्लेस दैट पर्सन। इवेंचुअली पहला शुरुआती दौर नए व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा, बट वो अकोमोडेट कर लेगा अपने सिचुएशन को उस इकोसिस्टम के अंदर। इसीलिए बोल रहा हूं कि एवरीथिंग इन दिस एंटायर नेचर इज रिप्लेसेबल एंड नेचर हैज द ऑल्टरनेटिव टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। एंड इसीलिए इसी प्रोसेस को समझा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के माध्यम से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक इकोसिस्टम की, जहां पे जो कोई भी इकोसिस्टम है उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। और उसके चेंज होने का कारण क्या है? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहां पे चेंज होती रहती हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा ग्रेजुअल और बहुत ही स्लो प्रोसेस है जहां पे एक स्पीशी एक एरिया से चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग सक्सेशन व्हाट हैपेंस, सम स्पीशीज जो कि कॉलोनाइज करती हैं उस एरिया को और अपनी पॉपुलेशन को वहां पे बढ़ाती हैं, become more numerous whereas population of other species decline and even disappear। एक की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, दूसरे की कम होती रहेगी। जब दूसरे की पहले की बढ़ रही थी तब दूसरे की कम हो रही है, दूसरे की बढ़ेगी तो तीसरे की कम होगी। इस हिसाब से ये सक्सेशन चलता रहता है और ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल भी है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर एक पत्थर से एक पेड़ निकल जाएगा, राइट। दीज चेंजेस, ये चेंजेस तब तक होते रहते हैं जब तक एक फाइनल कम्युनिटी तक हम ना पहुंच जाएं। उसी को बोला जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो कम्युनिटी ने इस प्रोसेस को शुरुआत किया था उस कम्युनिटी को हमने बोला था पायोनियर कम्युनिटी।
और ऐसी कम्युनिटी जहां पे ये खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जहां पे ये खत्म हो जाएगा वहां पे इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए अब इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको हम समझते हैं। जैसे कि एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, जब हम बात करते हैं एक कम्युनिटी ए से बना बी से बना सी से बना फाइनली डी। ए जो जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसको हम बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी, और जहां ये प्रोसेस खत्म हुआ उसको बोलेंगे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इनके बीच की कम्युनिटीज को बोला जाएगा सीरल कम्युनिटी, क्योंकि सीरीज में है सीरल कम्युनिटी जो कि ट्रांजिशन कम्युनिटीज होंगी। और ये एंटायर सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस को बोला जाता है सेयर। और प्राइमरी स्पीशीज जो है, प्राइमरी स्पीशीज, फिर सीरल कम्युनिटीज, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। अब जो ये सक्सेशन है, this succession takes place and this can be classified as two parts. One we call as primary succession, second we call as secondary succession. खुद इत्मीनान से दिमाग लगा के जवाब देना। एक ऐसा सक्सेशन जो कि किसी एरिया में बिल्कुल बेयर रॉक से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि मान लो यहां पे एक खाली जगह थी, बैरन लैंड थी, यहां पे एक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई और एक माउंटेन बन गया। अब धीरे धीरे करके इस एरिया में जब सक्सेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सक्सेशन स्टार्ट हुआ एकदम खाली रॉक पे, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद मान लो अगर कोई एक जंगल था और इस जंगल के अंदर आग लग गई और ये पूरा का पूरा जंगल तबाह हो गया, और जैसे ही ये जंगल तबाह हुआ तो डेफिनेटली जो भी सॉइल बची, अब इसके साथ सक्सेशन स्टार्ट होगा वापस, तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये है, हमें ये जानना पड़ेगा कि ये डिपेंड किस पे करता है। डिपेंड करता है कि ये ओवरऑल प्रोस्पेक्ट शुरुआत किससे होता है। अगर कहीं पे पहले एकदम बेयर रॉक थी, सॉइल थी ही नहीं, बिल्कुल शुरू से शुरू हुआ था, तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। दूसरा, एक ऐसा सक्सेशन जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन था बट किसी डिजास्टर की वजह से वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया था, इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देते हैं। अब एक बात बताएं मुझे, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में फास्टर सक्सेशन कौन सा होगा? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस। विच सक्सेशन वुड बी कंपैरेटिवली मोर फास्टर, जो रॉक से स्टार्ट हुआ है या जो सॉइल से स्टार्ट हुआ है? जाहिद तू 1000 बार भी लिख देगा ना तो भी मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में कुछ। Obviously, very good. So those who are understanding the concepts, they are fine that yes, the secondary succession will be comparatively faster, right? वो क्यों faster होगा? क्योंकि secondary succession के अंदर soil बन चुकी है। यही तो succession का पार्ट है जो हमें समझना था। तो let's see here now. प्राइमरी सक्सेशन कौन सा होता है? जो कि नई जगह पे बेयर रॉक के ऊपर नए क्रिएटेड पॉन्ड पे या रिजर्वर पे स्टार्ट हो। इसमें बायोटिक कम्युनिटी जो इस्टेब्लिश होने लगती हैं वो बहुत ही स्लो होती हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे सॉइल बनती रहेगी वैसे वैसे इनके एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होंगी, सॉइल फॉर्मेशन को होने में सालों लगेंगे, और जब सेकेंडरी सक्सेशन की बात आती है, ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पे किसी कारणवश डिस्ट्रक्शन हो गया था और वही पुरानी सॉइल वहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए वो कंपैरेटिवली हमें फास्टर दिखाई देगा। एज succession is proceeding, it is possible that human or natural induced disturbance could convert a particular serial stage into a previous stage। क्या मतलब है इस लाइन का? मान लो ये सक्सेशन चल रहा है ए से बी से सी से डी, ठीक है। अब इस सक्सेशन में आप यहां तक पहुंच गए थे और क्लाइमेक्स तक पहुंचने लगे थे, बट
ह्यूमंस तो ह्यूमंस है, उन्होंने कुछ ऐसी डिजास्टर्स क्रिएट कर दिए यहां पे कि ये वापस अब कहां चला गया, पीछे वाली स्टेज पे। यही बात बोलना चाहता है, जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड कर रहा था, ये पॉसिबल है कि ह्यूमन या कोई नेचुरल इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस आए जो कि एक पर्टिकुलर सीरियल स्टेज को प्रीवियस स्टेज पे ले जाए। दिस इज समथिंग वी कॉल एज द आइडिया ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो प्लांट्स में दो तरीके से देखा जाता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मींस मैच्योर स्टेज पे होना, पहुंचना। यस, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की सबसे मैच्योर स्टेज होगी। ठीक है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा भाई तो छोड़ दे, पेपर में छोड़ आइयो, और तो मैं कुछ ना कह सकता। वेट एरियाज, देखो कुछ सक्सेशन ऐसे होते हैं जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन प्लांट्स में शुरू होते हैं, पानी में शुरू होते हैं, वाटर में शुरू होते हैं, एक्सट्रीमली वेट कंडीशंस में शुरू होते हैं। उन सक्सेशन को हाइड्रार्क सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेयर रॉक बंजर चीजों से स्टार्ट होते हैं, उनको जेरार्क सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है जानना कि हाउ दिस सक्सेशन इज टेकिंग प्लेस। देखो, जेरार्क और हाइड्रार्क मतलब क्या है। मैंने बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होना है, अगर ये सक्सेशन किसी पानी से स्टार्ट होता है, उस सक्सेशन की शुरुआत अगर हाइड्रार्क का मतलब यही है कि पानी से शुरुआत हो रही है, और ये एक सक्सेशन है जो कि बेयर रॉक से, यानी कि जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है वहां से स्टार्ट होता है, इसको जेरार्क कहते हैं। बट दोनों सक्सेशन जब होंगे और दोनों जब क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे तो कंडीशन कैसी होगी, मैजिक कंडीशन होगी। मैजिक कंडीशन का मतलब यह है कि मीडियम पानी वाली कंडीशन होगी। यानी कि आप अगर ड्राई एरिया से सक्सेशन को देख रहे हैं तो आप पहुंचेंगे मीडियम पानी वाले एरिया में। अगर आप बहुत पानी वाले एरिया से सक्सेशन देख रहे हैं तो भी आप देखेंगे ड्राई एरिया में। तो ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है सक्सेशन की। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले अगर मैं जेरार्क सक्सेशन की बात करता हूं ड्राई कंडीशन की, जैसे कि कोई भी एक एरिया था जहां पे बेयर रॉक थी, उस रॉक के ऊपर सबसे पहले कुछ पायनियर स्पीशीज, कुछ पायनियर स्पीशीज आने लगी। उन पायनियर स्पीशीज के कारण उस रॉक का क्या होने लगा, टुकड़े होने लगे, वो सॉइल को बनाने लगेगी। और ये पायनियर स्पीशीज जनरली लाइकेंस होती हैं, जो मैं आपको बता भी चुका हूं। और ये कुछ एसिड सिक्रेट करती हैं जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर वेदरिंग हो जाती है और सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। और इस वजह से कुछ छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स जैसे कि मॉसेस, वो यहां पे आके ग्रो करने लगते हैं। लेटर ऑन एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहां पे फॉर्म हो जाती है। और उस स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर आप देखो, पहले यहां पे इस एरिया में कुछ भी पानी नहीं था, बट धीरे धीरे करके जब श्रब से ग्रासेस से ट्रीज आने लगेंगे तो इवेंचुअली वहां पे इवेपोट्रांसपिरेशन होगा, तो कुछ पानी जैसी कंडीशंस वहां पे डेवलप होने लगेंगी। इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण बारिश होगी, बारिश के कारण जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे अब कंपैरेटिवली मीडियम वाटर की कंडीशन जनरेट हो गई। ठीक है, अब समस्या ये आती है, ये तो समझ में आ जाता है कि अब जेरार्क तो समझ में आ जाता है, हाइड्रार्क में ऐसा कैसे होगा कि पानी से सक्सेशन स्टार्ट हुआ और वो पानी खत्म होने लग गया। देखो, होता यह है, यहां पे अगर आप थोड़ा इत्मीनान से सक्सेशन को देखें तो सबसे पहले बेयर रॉक के बाद लाइकेंस के बाद कुछ छोटे प्लांट्स, फिर ग्रासेस के बाद कुछ श्रब्स के बाद कुछ ट्रीज। ये सक्सेशन यहां पे हो रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट में अगर हम पानी की बात करते हैं, पानी के अंदर देखो क्या था, सबसे पहले एकदम बिल्कुल खाली पानी यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके इस पानी के अंदर कुछ पेड़ पौधे ग्रो करने लगते हैं। ये जो पेड़ पौधे ग्रो करने लगते हैं वो सबसे पहले यहां पे रूट से, यानी कि जो पानी के बेड से स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि इस पूरे रीजन में इन रूट्स के कारण जो मिट्टी है वो डेवलप होने लग गई है।
जैसे जैसे ये मिट्टी डेवलप होने लगेगी, क्योंकि प्लांट के जो रूट्स होंगे वो मिट्टी को बांध के रखेंगे, और इसकी वजह से यहां पे धीरे धीरे करके इस सॉइल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे हम इस प्लांट से इस पूरे इकोसिस्टम को देखेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते और ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन में इस प्लांट को अब क्या मिलने लग गई, जो वहां पे प्लांट्स आने उनको सॉइल मिलने लग गई। तुम खुद सोचो कि क्या मैंग्रोव का जो एरिया होगा वो मैंग्रोव का एरिया मेसिक कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि या तो वो कहां से शुरू हो सकता है, वो शुरू हो सकता है पानी से, पानी से होते होते उस रीजन में, उसके अंदर उस रीजन में इन्होंने पानी को रिप्लेस करके क्या बना दिया, यही क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना दी जो कि जेरार्क में बन रही थी। तो क्या मैं कह सकता हूं जेरार्क का रिजल्ट भी यही हो रहा है और हाइड्रार्क का रिजल्ट भी यही हो रहा है। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द सक्सेशन, राइट। और हाइड्रोफाइट और जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर, लार्ज पानी के अंदर ग्रो करते हैं। दीज आर दी हाइड्रोफाइट्स, ये हाइड्रोफाइट्स ही हैं। जेरोफाइटिक प्लांट्स जो डेजर्ट के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम जेरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, राइट। हाइड्रोफाइट्स और जेरोफाइट कोई भी सक्सेशन का पार्ट बने वो मेसिक कंडीशन में आके ही पहुंचेगा, और यहीं पे आपको समझाया हुआ है। इस रिजल्ट को देखें, वेट कंडीशंस में पायनियर्स जो होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स बनने लगेंगे। जब ये सबमर्ज प्लांट्स होंगे ये रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स बनेंगे, फिर देन यू विल सी द मार्शेस एंड स्वैम्प्स, फिर स्क्रब्स और फाइनली ट्रीज। ये वो बेसिकली आपके पास सक्सेशन है जिसको आप समझ सकते हैं एज द हाइड्रार्क सक्सेशन। आई होप नाउ इट इज क्लियर विद एवरीवन। राइट नाउ ओके, so with every condition, be it is the dry condition or the wet condition, it will eventually lead to the development of the mesic conditions in ecological succession. Secondary succession क्या होता है, primary succession क्या होता है? Invading plants depend on condition of soil, availability of water, presence of other seeds or propagules. Propagules छोटे छोटे plants होते हैं, right? और फाइनल रिजल्ट इज द सेम। यहां पे भी कौन सी कम्युनिटी बनेगी, मेसिक कम्युनिटी, बट ये कंपैरेटिवली फास्टर होगा और प्राइमरी सक्सेशन में टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है। सो नाउ व्हेन वी सी दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन, इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर हम देखते हैं कि होता क्या है, ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज, ग्रेजुअल एंड fairly predictable change in the species composition of a given area. So जब भी किसी भी एरिया में स्पीशीज का कॉम्पोजिशन चेंज होगा उसी को हम सक्सेशन के नाम से जानते हैं, राइट। चलिए अब when we have read this succession, the primary succession and secondary succession, ये आपको पता लग गई है, pioneer species, climax community, this is what we have done now. अगले पार्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए प्राइमरी सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है बेयर रॉक पे, और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वहां पे सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। दोनों के अंदर एक कॉमन बात क्या है, दोनों किसी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में रिजल्ट करेंगे। सेकंड, जो प्राइमरी सक्सेशन है वहां पे वो कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो होता है, लावा कूल्ड जो सॉइल बनती है उस पे होता है। यहां पे सॉइल पहले से है क्योंकि कोई फॉरेस्ट फायर वायर हो गई। यहां पे भी श्रब्स एंड स्मॉल ट्री ग्रो करेंगे, दोनों सक्सेशन की खासियत है, और दोनों के अंदर ही टाइम बहुत लगता है, राइट। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी सक्सेशन भी एक ही दिन में हो जाएगा, राइट। बस कंपैरेटिवली टाइम सेकेंडरी में कम लगता है देन दी प्राइमरी सक्सेशन, राइट। देन अब देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक। ये अगर समझ में आए तो ठीक है, वैसे इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, कुछ बुक्स में इसको मेंशन किया है, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड इट टू बी द पार्ट ऑफ द क्लास।
ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोजेनिक, हाँ अरे भाई संपूर्ण में दिया इसीलिए तो आ गया, राइट। ऑटोजेनिक, जब भी कोई सक्सेशन लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ दैट कम्युनिटी इस इटसेल्फ के द्वारा ही लाया जाए। मान लो उस रीजन के अंदर कोई सक्सेशन बेयर रॉक के ऊपर लाइकेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया, लाइकेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया, दैट इज ऑटोजेनिक। या अगर किसी एक एरिया में तुम खुद सोचो बाढ़ आ गई या उस एरिया के अंदर आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गई और वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, तो क्या ये सक्सेशन जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा लाया जाएगा? जी हां, जब कोई सक्सेशन एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा लाया जाता है देन इट इज टर्म्ड एज एलोजेनिक, और जब ये सक्सेशन लिविंग इनहेबिटेंट जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा लाया जाता है देन इट इज टर्म्ड एज ऑटोजेनिक। अगर ये सक्सेशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स डोमिनेट करते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, जिसमें इन विच इनिशियली हेट्रोट्रॉफ्स डोमिनेट करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और कुछ नहीं है, सिंपल सा एस्पेक्ट है। मेरा मूड ऑफ है, हाँ भाई मूड ऑफ है, तू क्लास छोड़ दे, सही हो जाएगा। चले, सक्सेशन वुड बी मच फास्टर इन एरियाज दैट एग्जिस्ट इन द मिडल ऑफ अ लार्ज कॉन्टिनेंट। देखो ये बोला जाता है ऐसा कि मान लो यहां पे एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर सक्सेशन अगर हो रहा है तो कहां पे, अरे ह्यूमन सक्सेशन तेरे को कौन रिप्लेस करेगा? अगर तूने होना रिप्लेस तो हो ले। ह्यूमन सक्सेशन की बात कर रहा मैं, इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं भाई साहब, फाइट है भाई लाइफ में। चलो देखें यहां पे, अगर मान लो यहां पे एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में सक्सेशन सबसे फास्टर कहां होगा? इस मिड पोर्शन में। क्यों? क्योंकि इस मिड पोर्शन में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो दोनों साइड की क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पे डेवलप होती हैं। यही बात तो हम इकोटोन के केस में भी करते हैं। जब इकोटोन के केस में हम ये बात करते हैं तो उस सिनेरियो में हम यही देखते हैं कि इस जगह से अगर कोई पक्षी आया तो वो भी यहां पे कोई बर्ड सीड्स ले आएगा, इस साइड से कोई पक्षी आया वो भी सीड ले आएगा, इस साइड से भी बारिश हुई तो भी इसको पहुंचेगी, इस साइड से भी हवाएं चल रही हैं तो इस पे बारिश पहुंचेगी। इस वजह से क्या मैं कह सकता हूं, ऐसे एरियाज कॉन्टिनेंट के जो कि मिड में लाई करते हैं किसी भी लार्ज कॉन्टिनेंट के, वहां पे सक्सेशन का रेट वुड बी मोर फास्टर। यस राइट, इस जगह पे सारे सीड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सीड्स वुड रीच और बहुत फास्ट तरीके से पहुंचते हैं और क्लाइमेट कम्युनिटी यहां पे जल्दी स्टेब्लिश हो सकती है। राइट एवरीवन, आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया नाउ, क्योंकि इकोटोन पता है तुम्हें इसलिए समझना मुश्किल नहीं है। राइट, अब क्लीमेंट ने एक थ्योरी दी सक्सेशन की। अब ये थ्योरी को के अंदर उसने 6 डिफरेंट स्टेप बताए हैं। इन 6 डिफरेंट स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब है एक बेयर साइट का प्रेपरेशन करना। मान लो कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, उस वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद वहां पे कोई भी एक रॉक का बनना, उस रॉक के बनने से एक बेयर साइट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, इसी को हम न्यूडेशन कहते हैं। सेकेंड होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि यहां पे बहुत सारी जगहों से प्रोपग्यूल्स यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स या छोटे छोटे सीड्स यहां पे माइग्रेट होने लगे। ये दूसरा स्टेज है। एसएसएस थर्ड स्टेज, जिसमें अब वेजिटेशन का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेज हो गए। अब जब एक वेजिटेशन ग्रो करेगा तो डेफिनेटली बाजू वाले के साथ तो ऐसे तो नहीं है कि बहुत भाईचारे का व्यवहार करेगा। तो द वेजिटेशन, जब एक वेजिटेशन स्टेब्लिश होने लगता है, वो ग्रो करता है तो दूसरी स्पीशीज के साथ कंपीट करता है और दूसरी स्पीशीज को निकाल देता है। कंपटीशन, एक्सक्लूजन, 4 स्टेप। फिर इसमें भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन होगा। स्टेबलाइजेशन में तो हम जानते हैं कि लास्ट स्टेप स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी होनी ही है, बट रिएक्शन में हो गया का कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे जो हैबिटेट है एक प्लांट कम्युनिटी दूसरे प्लांट कम्युनिटी को रिप्लेस करना शुरू करती है। बस रिप्लेसमेंट है। यही बात मैं तुम्हें पहले बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता चुका हूं कि एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के द्वारा रिप्लेसमेंट इज समथिंग इज द की ऑफ द सक्सेशन। तो पहली सिचुएशन में न्यूडेशन, देन माइग्रेशन, देन एसएसएस, देन कंपटीशन, देन रिएक्शन एंड देन फाइनली लास्ट स्टेज में आके
एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। राइट एवरीवन, अरे समझ में आ गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या बायोडाइवर्सिटी सक्सेशन को इफेक्ट करती है? बेटा सक्सेशन से ही बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट होती है, इन्वेजन सक्सेशन का पार्ट है? नहीं, इन्वेजन को सक्सेशन का पार्ट नहीं लेते, क्योंकि इन्वेजन में ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, बीच में कोई स्पीशी इन्वेजिव हो जाए तो वो उस रीजन में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती हैं, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करते। राइट, व्हाट आफ्टर क्लाइमेक्स स्टेज? क्लाइमेक्स स्टेज के बाद भाई बढ़िया चिल मारो, घर बैठो आराम से, और क्या होना है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल दैट वी विल डू इन टुमारोज क्लास। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, एंड प्लीज रिवाइज वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन टूडेज क्लास। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। दिस पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन और वट एवर पीडीएफ विल बी शेयर्ड विद यू पीपल इन अ मिनट, so please revise it again and again and try the PYQs. Thank you so much guys, see you tomorrow.